अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाज अली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से 2026 के जो मॉडल पेपर्स इशू किए गए हैं उनके एमसीक्यूज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज जो कि सेक्शन ए में आते हैं उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास है द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to a plus iota b represent the distance from a point a b to एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z equals to a plus b iota जिसे हम लिखते हैं a b। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज की जाती है उसे हम कहते हैं जनाब आर्गन डायग्राम। और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है सिंपली। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस होता है उसे हम रियल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल होता है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लाइक मैं कह रहा हूं 2 + 3 आयोटा विच मींस 2,3। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, विथ आयोटा अगर आप शो करने, और दूसरा हमारे पास ब्रैकेट में है जिसमें हम सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। रियल पार्ट हमारा 2 है, यानी रियल एक्सिस पर जो वैल्यू है वो 2, और इमेजिनरी एक्सिस पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 3। ये हमारे पास 1 and 2, ये 1, 2 and 3। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ अ पॉइंट हमने शो किया, और ये डायग्राम जिसमें हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कह रहे हैं, ये हमारे पास आर्गन डायग्राम कहलाती है। और आर्गन डायग्राम में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये है जनाब एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3। कोई भी पॉइंट हमारे पास है जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ये बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर होता है। बिल्कुल इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट है 2, 3 और ये हमारा है ओरिजिन 0, 0। मैं यहां पर हाईलाइट करके डायग्राम बड़ी करके शो कर रहा हूं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास है जनाब 2, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास है 3। तो हम अगर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, h² = p² + b², यानी 2² + 3², तो h² 4 + 9 ये बन जाएगा √13। हमने क्या किया, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट अप्लाई कर लिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया जनाब √13। यानी ये बराबर होता है दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर रूट के सम के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ कंपोनेंट। यानी कि दो हमारे पास कंपोनेंट्स है 2, 3, रूट लेंगे 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो बेसिकली ओरिजिन से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं ये इसका हमारे पास जो है वो मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो पॉइंट से डिस्टेंस होता है वो कहां से होता है, तो आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारे पर करेक्ट आंसर है 0, 0 यानी ओरिजिन। अब चलते हैं जनाब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ आयोटा n = 1, आयोटा n = 1 द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज, लीस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, n की। यानी कि n की हम कम से कम क्या वैल्यू रखें टू गेट 1। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा n। आइए चेक करते हैं। आयोटा n की जगह मैं पहले 1 पुट करता हूं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और चेक करता हूं कि इससे आंसर क्या आते हैं। आयोटा टू द पावर 1 मींस आयोटा जब किसी की पावर 1 हो वो सेम कंसीडर होता है। आयोटा स्क्वायर हम सब जानते हैं -1 के बराबर। आयोटा क्यूब फाइंड आउट करने के लिए मैंने आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में ब्रेक कर दिया। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा। आयोटा 4 के लिए मैं आयोटा स्क्वायर पर स्क्वायर कर रहा हूं, और ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। -1 टू द स्क्वायर ये विल बी 1। तो आपने देखा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आयोटा की पावर क्या रखें, आंसर 1 आ जाए। तो आपने देखा जब मैंने 1, 2, 3, 4 तो हमारा आंसर आ गया 1। इसका मतलब है कि आयोटा की पावर जब 4 हो तो आंसर 1 होता है। और याद रखिएगा आयोटा की पावर 4, 8, 12, 16 यानी मल्टीपल ऑफ 4 हो, इन तमाम का आंसर 1 होता है।
तो इट मींस के आयोटा 4 के जो जो मल्टीपल्स हैं, यानी आयोटा की पावर ऐसे नंबर हो जो 4 का मल्टीपल है, उसका आंसर 1 होगा। बट यहां पूछा गया द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, कम से कम वैल्यू क्या है, तो 4 विल बी द मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू होगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है डी, जो कि 4 है हमारे पास। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द पीरियोडिक मैट्रिक्स हैविंग पीरियड 1 द मैट्रिक्स इज सेड टू बी 1। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, मोस्टली कॉमन ये एमसीक्यूज हैं जो कि रिपीट होते हैं। ए स्क्वायर, मैट्रिक्स ए है, उसका स्क्वायर करने पर ओ भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, और अगेन ए भी ऑप्टेंड होता है। यानी बास मतलब हम किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से, यानी व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, और हमारे पास ऑब्टेंड हो रहा ओ विच इज अ सिंबल फॉर नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 वाला जो मैट्रिक्स होता है, जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें नल मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं निल पोटेंट। और अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए 1 0 0 1, ये 2 by 2 का है, और 3 by 3 में हमारे पास आप ये जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जिसके डायगोनल में 1 मौजूद होता है मेन डायगोनल में, और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। अगर आई ऑब्टेंड होता है ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और अगर इन केस ए को ए से आपने मल्टीप्लाई किया, अगेन ए ही ऑब्टेंड हुआ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडम पोटेंट। ये एमसीक्यूज काफी रिपीट होते हैं इस तरह के। अब आते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसका पीरियड 1 हो। तो आइए जनाब देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स हर उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, अगेन वही देखिए लफ्ज पीरियोडिक का मतलब यही होता है कि जनाब रिपीटिशन होना, खास इंटरवल के बाद, खास टाइम के बाद खुद का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है, और उस टाइम को हम कहते हैं जनाब ये पीरियड है इसका। मिसाल के तौर पर ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, और अगर इनकेस नहीं आ रहा तो ए क्यूब यानी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए, या ए को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए। यानी जब वो खुद रिपीट हो रहा हो, यानी किसी मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि हम जस्ट ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर आता है और वो वाकई वो ए ऑब्टेंड होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन में पीरियड विल बी 1, सेकेंड कंडीशन में पीरियड विल बी 2, थर्ड केस में पीरियड विल बी 3। तो आप यहां पर ये काबिल गौर बात ये है, जब भी पीरियड की बात होगी तो हम पावर एग्जैक्ट नहीं बताते बल्कि एक कम कर लेते हैं। यानी ए स्क्वायर का आंसर ए है तो आप पीरियड 1 कहते हैं, ए क्यूब का आंसर 1 है तो पीरियड 2 कहते हैं, ए 4 का आंसर 1 है तो पीरियड 3 होगा। इट मींस कि अगर ए 9 का आंसर ए है तो इस केस में पीरियड हमारे पास क्या होगा 8। यानी पीरियड ये बताता है कि आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया। ए स्क्वायर निकालने के लिए जस्ट 1 टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई ए विद इटसेल्फ, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर एक बार किया जा रहा है, दैट्स व्हाई पीरियड विल बी 1। आता है ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाई एक बार किया तो इसका पीरियड 1 बन जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड 1 हो जाए तो वो क्या कहलाता है। तो आपने देखा जब पीरियड 1 हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है, आइडम पोटेंट के। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में ए आइडम पोटेंट। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी। आइए जनाब देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है जनाब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं 1 7 3 0 9 8 0 0 5। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 7 0 0 -8 6 0 4 8 9। तो आप देख सकते हैं कि जनाब दिस इज द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑल द एलिमेंट्स बिलो दिस मेन डायगोनल आर 0, but in this case all the elements above the main diagonal are 0। जब किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हो जाएं उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह किसी मेन डायगोनल में ऊपर के एलिमेंट 0 बन जाए तो उसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब देखिए नीचे जीरो बन रहे हैं तो हम कह रहे हैं अपर ट्रायंगुलर, ऊपर जीरो बन रहे हैं तो हम कह रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसकी वजह ये है जो एलिमेंट्स का ट्रायंगल बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, एलिमेंट्स का ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर। जबकि इसमें जो एलिमेंट्स जो बन रहे हैं उसका ट्रायंगल नीचे बन रहा है, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सवाल हमारा ये नहीं, ये समझना जरूरी था। अब जरा देखिएगा, कह रहा है कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द, कि भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो एक नॉर्मली लेप्लासियन एक्सपेंशन, लेप्लास का जो एक्सपेंशन का मेथड है उसके जरिए आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है। बट यहां पर कह रहा है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा जनाब प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। याद रखिएगा, जब कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसका डायरेक्टली आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 45। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 45। सिमिलरली यहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ये कहना चाह रहा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे जनाब प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल के जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसे हम जनाब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास आ जाता है डिटरमिनेंट। अब चलते हैं हम जनाब एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। यहां कहा जा रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 2, while the magnitude of A क्रॉस B is 0। सो हमसे पूछा जा रहा है A डॉट B क्या होगा। देखिए जनाब, हमें ये मालूम है कि A क्रॉस B is equals to AB sin थीटा, यानी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B और साथ में sin थीटा। इसी तरह A डॉट B हमें निकालना है तो ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साथ में कोस थीटा। यहां पर ए बी साइन थीटा आसान अल्फाज में और यहां ए बी कोस थीटा इस्तेमाल होता है। ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। हमें बताया गया कि इसका आंसर है 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास है 2 और साथ में साइन थीटा। दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, यहां डिवाइड हो जाए तो आंसर बन जाएगा 0 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। साइन के फंक्शन में 0 कब आता है, 0 पर आता है। यानी ये जो गिवन पोर्शन था इसके जरिए हमें ये पता लगा कि जो दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं ए और बी, इसमें इनके दरमियान का जो एंगल है बिटवीन ए एंड बी वो है 0। आइए इसको हम यहां यूज कर लेंगे। वेक्टर ए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2 और एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 0 डिग्री। तो 10 2 is 20 एंड cos 0 is 1। तो फाइनल आंसर हमारा जो बन जाता है वो है ऑप्शन डी 20। तो जो चीज गिवन है उसको हम यूज करके एंगल फाइंड आउट करते हैं और जो रिक्वायर्ड है उस फॉर्मूले में पुट करके हम जनाब इजीली ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 10 into 2, आंसर आ जाएगा 20। अब चलते हैं जनाब एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। हमारे पास है द डोमेन ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द फंक्शन इज कॉल्ड। अगर कोई एक फंक्शन अपनी मर्जी से हम ले रहे हैं, फर्ज कर लें ये हमारे पास है 2x - 5, मैं यहां 1 पुट कर लेता हूं, 2 into 1 - 5 इट विल बी -3। अब मैं 2 पुट कर लेता हूं, 2 into 2 - 5 इट विल बी -1। अब मैं 3 पुट कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 इट विल बी 1। मैं 4 पुट कर लेता हूं, 2 into 4 - 5 इट विल बी 3। तो जो नंबर हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन आते हैं। जो जो नंबर्स इनपुट के तौर पर किसी फंक्शन में जा सकते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं और जो रिजल्ट्स यानी आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं जनाब रेंज। और आपने यहां देखा मैंने नंबर्स पुट किए, जो डोमेन थी इसे हमने रखा है जनाब नेचुरल नंबर्स। मैंने नंबर कौन से पुट किए 1 2 3 4। जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास क्या है -3 -1 1 3। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये कहलाता है सीक्वेंस और यही सीक्वेंस की डेफिनेशन है। आपसे कहा जा रहा है जब किसी फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर बन जाए तो वो क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर इसका है सीक्वेंस या हम कह सकते हैं प्रोग्रेशन। और अगर हम सिंबलिकली बात करें तो सीक्वेंस की यही हमारे पास डेफिनेशन होती है, इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द नेचुरल नंबर्स और रेंज इज एनी रियल नंबर। ये एक सिंबलिक डेफिनेशन है फॉर सीक्वेंस। फंक्शन
उस डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज। देखिए एरो से पहले डोमेन, एरो के बाद रेंज है, और यहां ये जाहिर कर रहा है कि डोमेन नेचुरल नंबर है। जब भी किसी फंक्शन में आप नेचुरल नंबर्स इनपुट के तौर पर देंगे, जो आउटपुट होगा वो एक सीक्वेंस बनाएगा। ये हमसे पूछा जा रहा है। अब चलते हैं जनाब एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। आ सीक्वेंस एक सीक्वेंस है, आपको पता है, दिस इज अ जनरल नोटेशन फॉर एनी सीक्वेंस। करली ब्रैकेट में आप अगर एनेट्रम लिख लेते हैं तो जनाब ये एक आम सी नोटेशन है इसकी सीक्वेंस के लिए। अ सीक्वेंस एन इन विच द रेशियो ऑफ एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। जब किसी सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव यानी लगातार या के बाद दीगरे जो टर्म्स होती हैं उनका रेशियो अगर सेम आ रहा हो तो क्या कहलाते हैं? दो तरह की सीक्वेंसेस में आपके सामने लिखूंगा। ये लिखा हुआ है 3, 8, 13, 18, ये हमारे पास सीक्वेंस है। और आप जानते हैं दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप देख सकते हैं बार बार एक ही नंबर ऐड किया जा रहा है। 3 + 5 इज 8, 8 + 5 इज 13, 13 + 5 इज 18, बार बार एक ही नंबर प्लस किया जा रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास हम बात करें ज्योमेट्रिक की, तो यहां पर होता है एक ही नंबर बार बार प्लस नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये हमारे पास बन जाती है ज्योमेट्रिक। अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो आप यूं भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे आप 8 - 3 कर लें तो आंसर 5 आएगा, आप 13 - 8 करेंगे आंसर 5 आएगा, इसी तरह आप 18 - 13 करोगे आंसर 5 आएगा। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। ये एक अलग वे है। एक तरीका ये है कि हम बार बार ऐड करते हैं। अ सीक्वेंस इन विच every successive or following term is obtained by adding a fixed number in the preceding one। ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक ही नंबर बार बार प्रीसीडिंग यानी पिछली वाली में ऐड करके नेक्स्ट या फॉलोइंग टर्म ऑब्टेन की जाती है, उसे हम कहते हैं जनाब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बार बार अगर मल्टीप्लाई करके तो ये बनता है ज्योमेट्रिक। दूसरा अंदाज ये है कि आप कह सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आता है, जबकि इस केस में हम चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके कंसेक्यूटिव का टर्म्स का रेशो यानी डिवाइड जो होता है, क्वोशिएंट जो होता है वो हमेशा सेम होगा। जैसे 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं 2 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड कर लूं आंसर 2 आएगा, 24 डिवाइड बाय 12 आंसर 2 आएगा। सो वी कैन से दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ एवरी टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिक होगी, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है वो अरिथमेटिक होगा। ये बताने का मकसद ये कि एमसीक्यूज चेंज होकर भी आ सकता है। अगर वो रेशियो का लफ्ज यूज कर रहा है तो ज्योमेट्रिक होगा, डिफरेंस का लफ्ज यूज होगा तो वो अरिथमेटिक होगा। यहां पर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बार बार ऐड कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस विल बी डिफरेंस। या बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स प्रोसेस विल बी डिवाइड, रेशियो या क्वोशिएंट। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। हमारे पास है इफ ए n-2 n-2 हमें बताया गया है 3n-11 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए नेट टर्म। देखो a और नीचे इसकी पोजीशन n-2 ये हमें गिवन है, an हमें फाइंड आउट करना है। यानी इन शॉर्ट आसान अल्फाज में कहा जाए कि n-2 को हमें n बनाना है, तो ये बनाने के लिए हम n को रिप्लेस कर लेते हैं n+2 में। उसकी वजह क्या है? अगर मैं n की जगह n+2 यूज करूंगा तो +2 और -2 कैंसिल होगा तो हमारे पास n आ जाएगा। फर्ज कर लें या n-5 होता तो आप n को रिप्लेस करके n+5 लिख लेते। इसी तरह अगर n+7 होता तो आप n को रिप्लेस करके n-7 कर लेते। सिंपल सा एक टेक्निक है। तो आपने देखा कि जनाब मैं n की जगह लिख रहा हूं n+2 और -2 सेम, राइट साइड पर भी n की जगह n+2 आ जाएगा। तो ये -2 + 2 कैंसिल हो गया। जो हमारा मकसद था फाइंड आउट करना an वो आ रहा है, 3n से मल्टीप्लाई होगा 3n, 3 × 2 = 6 -11 3n - 5। ये हमारा जनाब आंसर आ गया विच इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 9 19p4 = 2। देखिए जनाब जब भी परमुटेशंस हम यहां अरेंज कर रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट्स को आउट ऑफ 19 ऑब्जेक्ट्स, 19p4 का मतलब होता है देयर आर 19 ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू अरेंज
4 आउट ऑफ देम, इनमें से 4 की अरेंजमेंट करनी है, इसके नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं 19, उसके बाद पी आप ऑब्टेन करते हो किस तरह से, शिफ्ट और मल्टीप्लाई का बटन, क्रॉस का जो बटन होता है उसके जरिए आप पी ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास 4 आप टाइप करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो आंसर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, दैट्स वाई हमें थोड़ा सा चेंज काम करना होगा। तो आइए जनाब, आपके सामने ये मालूम होगा आपको, NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर मैं NCR का फॉर्मूला देखूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये दो फार्मूलास आपने एक्सरसाइज में यूज किए हैं 6.2 एंड 6.3 में। ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 और ये हमारे पास 6.3 होती है। अगर इन दोनों फार्मूलाज को मैं गौर से देखूं तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फर्क है जनाब, किसका, r फैक्टोरियल का। इट मींस के हम कह सकते हैं कि जब हम NPR को r फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो NCR आ जाता है। तो NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल बिकम्स NCR। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मौजूद है ना भाई, इट मींस के NPR को r फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया तो आ गया NCR, यानी कि NPR वाले आंसर को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए। ये हमारे पास एक रिलेशन है NPR और NCR का। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम NR फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में भी एक हम यूज करते हैं ये रिलेशन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो वी कैन से दैट NPR इज r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। इसी रिलेशन को हम चेंज करके यूं भी कह सकते हैं। यदि NPR को इन टर्म्स ऑफ NCR ले जाना है तो आपको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। यहां वैल्यूज हैं n की 19 और r की वैल्यूज है 4, तो यहां पर आ जाएगा 19 और ये 4। n की वैल्यू 19, r की वैल्यू 4, राइट साइड पर भी r की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 19c4। तो आपने देखा हमने कन्वर्ट कर लिया कि 19p4 कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग 4 फैक्टोरियल एंड 19c4। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, जिसमें हमें लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इंटू 19c4। तो इस एमसीक्यूज का आंसर बन जाता है 4 फैक्टोरियल इंटू 19c4, यानी ऑप्शन बी। अब चलते हैं जनाब एमसीक्यूज नंबर 10 की जानिब। आ डाई इस रोल, एक क्यूब जो हम लूडो गेम में खेलते हैं वो रोल किया जाता है, एंड x is greater than 1 less than or equals to 6, then what will be the probability of x हमें फाइंड आउट करनी है। जब कोई डाई रोल किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस कंटेन 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स यानी रिजल्ट्स होते हैं, यानी सैंपल पॉइंट्स होते हैं। देयर विल बी 6 आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ये हम बखूबी जानते हैं, डाई रोल करते हैं 6 टाइप्स के रिजल्ट, 6 डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है। ये हमारे पास इसका सैंपल स्पेस है, एंड दिस सेट कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। तो n ऑफ s यानी नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस इज 6। जबकि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है x की, और x की वजाहत की है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 6। 1 से बड़ा है, 6 या उससे छोटा है। इट मींस के जो x सेट है वो 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 6 हम यहां इंक्लूड कर रहे हैं ड्यू टू दिस लाइन विच शोस x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 भी यहां पर शामिल करेंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस सेट इज 5। आप देख सकते हैं टोटल जो आउटकम्स हैं वो 6 है, और जो कंडीशन गिवन है उसके आउटकम्स हमारे पास 5 है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन A डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन S। यहां पर जो हम इवेंट है वो x ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास x नाम दिया गया है, तो यहां x आ जाएगा। टोटल आउटकम्स ये हमारे पास 5, और सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम हमारे पास है 6, तो करेक्ट आंसर बन जाता है 5/6। यहां कंप्लीट होते हैं हमारे ये 10 एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ऑनवर्ड एमसीक्यूज फ्रॉम 11 to 20। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।